हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न मैं करवा रही हूं, यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो ये 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा परिवेश। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, तब मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आई थी, यानी सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन थे। लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और ईवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और ये जो नई प्रैक्टिस चल रही है इसकी वीडियो भी जरूर देख लीजिए। 4 वीडियो इसके पहले आ चुकी हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका टॉपिक पहला था परिवार, इससे संबंधित मैंने 50 प्रश्न करवाए थे। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इससे संबंधित भी मैंने प्रश्न करवा दिए हैं। आवास से संबंधित प्रश्न भी करवा दिए हैं। पेड़ पौधे एवं जंतु से संबंधित प्रश्न भी करवा दिए हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक है ये हमारा परिवेश है और आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा भी है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहला है 73वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 74वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 42वां संशोधन अधिनियम और चौथा है 86वां संशोधन अधिनियम। तो भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मेला गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है? पहला है नौचंदी मेला, दूसरा है कुंभ मेला, तीसरा है बटेश्वर मेला और चौथा है देवा शरीफ मेला। तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जो कुंभ मेला है ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, कुंभ मेला। और विकल्प लिखे हुए हैं, नौचंदी मेला मेरठ में होली के बाद लगता है, सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा प्रतीक है। बटेश्वर मेला जो है ये आगरा जिले में यमुना के किनारे लगने वाला बहुत बड़ा कार्तिक पशु मेला है। और देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी जिले में लगता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ग्राम पंचायत का सदस्य या ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। तो भारत में किसी भी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने या ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, 21 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो पशुओं और ऊंटों के व्यापार के लिए जाना जाता है किस जिले में आयोजित होता है? अभी मैंने आपको बताया ही था। पहला है आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा कानपुर और चौथा वाराणसी। तो ये आगरा जिले में लगता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बटेश्वर मेला ऐतिहासिक रूप से आगरा जिले के बटेश्वर गांव में लगता है, जो विशेषकर ऊंटों और घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय किसी छोटे शहर या संक्रमणकालीन शहरी क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता की देखरेख करता है? पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर पंचायत और चौथा है ग्राम पंचायत। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प, नगर पंचायत। 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणकालीन छोटे कस्बों में नागरिक सुविधाओं के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जो नगर निगम है ये बड़े महानगरों में, जैसे कि लखनऊ है, गाजियाबाद है, ये जो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको 2 जिले बताए हैं, इनमें स्थापित होता है जहां आबादी और राजस्व अधिक होता है। और नगर पालिका परिषद
ये मध्यम आकार के शहरों की नागरिक व्यवस्था संभालती है और ग्राम पंचायत पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की शासन इकाई है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक पारंपरिक कथक नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उड़ीसा। तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। इसका विकास ब्रज की रासलीला और नवाबों के दरबार में हुआ है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली है और मोहिनी अट्टम है, तो ये याद रखना है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और उड़ीसा का ओडिसी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस चार सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव किया जाता है? पहला है प्राथमिक विद्यालय, भवन और गांव की सड़कें, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है रेलवे स्टेशन और चौथा है हवाई अड्डे। अब विकल्प आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। गांव स्तर की ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ग्रामीण स्तर की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे ये कैसे हो सकते हैं? प्राथमिक विद्यालय, भवन और गांव की सड़कों का रखरखाव किया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है जिसमें संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना शामिल है और यह अक्सर खुले स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है? पहला है नौटंकी, दूसरा बिहू, तीसरा यक्षगान और चौथा कथकली। तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है, याद रखिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नौटंकी। इसमें हाथरस, कानपुर शैलियां शामिल हैं। कानपुर शैलियां प्रमुख है जहां संवादों को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। बिहू जो है इसका संबंध असम से है, यह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य और फसल कटाई उत्सव है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है, ये कर्नाटक का पारंपरिक रंगमंच लोक नाट्य रूप है। और कथकली का संबंध केरल से है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप लोग इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है? पहला है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है ग्राम प्रधान, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है पुलिस अधीक्षक। अब जिले की बात हो रही है और जिले का प्रशासनिक प्रमुख पूछा गया है तो वह जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है, वह जिले में सरकारी नीतियों को लागू करने और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान जो है वह गांव में होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है और पुलिस अधीक्षक जो है जिले की आंतरिक पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का प्रमुख होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला स्थानीय फूलों से बने अपने पारंपरिक इत्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पहला है कन्नौज, दूसरा जौनपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा अलीगढ़। तो कौन सा जिला स्थानीय फूलों से बने अपने पारंपरिक इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका कन्नौज जिला। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसका जिक्र जो है एनसीईआरटी में भी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को इत्र नगरी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन डेग भपका विधि द्वारा गुलाब और मिट्टी की सौंधी सुगंध का इत्र बनाया जाता है। जौनपुर और लखनऊ, अलीगढ़, इनके बारे में भी जान लीजिए। जौनपुर ऐतिहासिक इमारतों और अपनी विशिष्ट इमारती के लिए जाना जाता है। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, नवाबों की नगरी कहा जाता है। और अलीगढ़ जो है ये ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ या कानपुर जैसे बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइटिंग और जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला है नगर निगम, दूसरा है जिला बोर्ड, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है आवास विकास। तो बड़े शहरों में जलापूर्ति, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, नालियों की सफाई, जन्म व मृत्यु का आधिकारिक रिकॉर्ड रखने का वैधानिक दायित्व नगर निगम का होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है और जहां एक मंदिर तथा एक दरगाह अगल बगल स्थित है, किस शहर में आयोजित होता है? पहला है मेरठ, दूसरा अलीगढ़, तीसरा गाजियाबाद और चौथा मुरादाबाद। तो ये मेरठ में आयोजित होता है, पहला विकल्प सही है। मेरठ का नौचंदी मेला कौमी एकता का अनूठा उदाहरण है। यहाँ आने वाले लोग नवचंडी मंदिर में माथा भी टेकते हैं और हजरत वाले मियाँ की मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है पीतल के जो बर्तन होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? पहला है जिला परिषद, दूसरा है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है नगर पालिका। तो पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर गठित होने वाली मध्यवर्ती इकाई को उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला परिषद जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे शीर्ष होती है, शीर्ष इकाई, और ग्राम पंचायत सबसे निचली होती है, और नगर पालिका शहरी स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है, पंचायती राज का नहीं है। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का कौन सा पारंपरिक शिल्प कपड़ों पर अपनी उत्कृष्ट हाथ की कढ़ाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? पहला है चिकनकारी, दूसरा है पीतल कला, तीसरा है टेराकोटा और चौथा है कालीन बुनाई। तो चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध महीन सूती धागे की कढ़ाई है। इसे मुगल शासक जहांगीर की बेगम नूरजहां ने विशेष संरक्षण दिया था। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, चिकनकारी। पीतल कला के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। टेराकोटा, तो टेराकोटा जो है मिट्टी के पके हुए खिलौने और बर्तन होते हैं, तो इसके लिए गोरखपुर का औरंगाबाद क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिला है। और कालीन बुनाई के लिए भदोही और मिर्जापुर जिले दुनिया भर में विश्वविख्यात हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि जो गोरखपुर का औरंगाबाद एक छोटा सा गांव है, ये मत सोचिएगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये वो वाला नहीं है, थोड़ा सा अंतर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है? पहला है अनुच्छेद 243 के, दूसरा है अनुच्छेद 324, तीसरा है अनुच्छेद 280 और चौथा है अनुच्छेद 356। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जो ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और विकल्प लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन होता है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराता है। अनुच्छेद 280 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत देश के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 356 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। तो अनुच्छेद 356 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक लोकगीतों और नृत्यों के साथ मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्योहार बिहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा पंजाब और चौथा उत्तर प्रदेश। तो असम का जो बिहू है ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक और कृषि आधारित त्योहार है, जो फसल बोने, बढ़ने और काटने के लिए मनाया जाता है। तो इसका संबंध असम से है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का जो सांस्कृतिक उत्सव है वो दुर्गा पूजा है। पंजाब का है लोहड़ी का त्योहार और बैसाखी, और उत्तर प्रदेश का मकर संक्रांति, होली, दीपावली। तो ये सब आपको जानकारी है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक निकाय कौन सा है जो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच, यहाँ पर इंग्लिश ही लिख गई है, माफ कीजिए, और होना चाहिए। वह संवैधानिक निकाय कौन सा है जो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है? पहला है राज्य वित्त आयोग, दूसरा है केंद्रीय बैंक, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह आपका पहला विकल्प है, राज्य वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए ऐतिहासिक ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में मनाया जाता है? पहला है आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी और चौथा प्रयागराज। तो ताज महोत्सव है, आगरा में मनाया जाता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बुनियादी प्राथमिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है न्याय पंचायत, तीसरा है जिला बोर्ड और चौथा है क्षेत्र समिति। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की एकमात्र स्थायी और मूल इकाई है। इसमें गांव की वोटर लिस्ट में नाम रखने वाले सभी नागरिक शामिल होते हैं। यह एक तरह से स्थानीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र में किया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? पहला है ब्रजभूमि, दूसरा है अवध, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा पूर्वांचल। तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन यानी ब्रज क्षेत्र का घड़ा नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दीपक संतुलित करके संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अवध क्षेत्र में इनके बारे में भी जान लीजिए। मुख्य रूप से जोगनी और कलाबाजी नृत्य देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में ख्याल, राई और दीपावली नृत्य प्रसिद्ध हैं और पूर्वांचल क्षेत्र में धोबिया, घोड़वा और नटवरी नृत्य पारंपरिक रूप से लोकप्रिय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर और मेरठ के साथ साथ किस प्रशासनिक मंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है झांसी और चौथा है बरेली। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका लखनऊ, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और मेरठ ऐसे मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक 6 जिले शामिल हैं। तो याद रखिए, प्रयागराज और वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, झांसी और चित्रकूट में 3 और 4 आते हैं, बरेली में 4, मुरादाबाद में 5 आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 कार्यात्मक विषयों की सूची देता है? पहला है 11वीं अनुसूची, दूसरा है 12वीं, तीसरा है 10वीं और चौथा 7वीं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख है जिन पर ग्राम पंचायतें काम करती हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 12वीं, 10वीं और 7वीं के बारे में भी जान लीजिए। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिसमें शहरी निकायों के लिए 18 विषयों का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इतना और याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है जो अपने मिट्टी के बर्तनों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? पहला है खुर्जा, दूसरा भदोही, तीसरा फिरोजाबाद और चौथा मेरठ। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा खुर्जा। खुर्जा शहर जो है चीनी मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। भदोही जो है ये कालीनों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ खेल के सामान और कैंची के लिए जाना जाता है, कैंची उद्योग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है? पहला है नगर आयुक्त, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है महापौर यानी मेयर और चौथा है राज्यपाल। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है महापौर यानी मेयर, सी विकल्प इसमें उत्तर है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है यानी मेयर होता है जो शहर के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह शहर का प्रथम नागरिक भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस पारंपरिक लोकगीत में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत खूबसूरती से गाया जाता है, विशेष रूप से मानसून यानी वर्षा के मौसम में? पहला है कजरी, दूसरा है सोहर, तीसरा है आल्हा और चौथा है लावनी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है कजरी, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सावन लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाता है। सोहर जो है ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले संस्कार गीत है। आल्हा जो है वीर रस का लोकगीत है जो बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में पुरुषों द्वारा गाया जाता है। और लावणी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति और भाईचारे के आध्यात्मिक संदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? पहला है बाराबंकी, दूसरा बहराइच, तीसरा अयोध्या और चौथा फतेहपुर। बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, जहां कार्तिक मास में लगने वाला प्रसिद्ध मेला हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा केंद्र है। तो इसमें आपका जो उत्तर है पहला विकल्प है बाराबंकी। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का मेला लगता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे भगवान राम की पवित्र नगरी है। और फतेहपुर जो है गंगा और यमुना के मध्य बसा एक ऐतिहासिक जिला है। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भौगोलिक संकेतक रखती है और अपने पारंपरिक लकड़ी के खिलौने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? पहला है वाराणसी लकड़ी के शिल्प, दूसरा है सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, तीसरा है गोरखपुर टेराकोटा और चौथा है भदोई कालीन। तो सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। सहारनपुर अपनी उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और उसे जीआई टैग भी प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों और प्रशासनिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 75 जिले और 18 मंडल, दूसरा है 80 जिले और 20 मंडल, तीसरा है 70 जिले और 15 मंडल और चौथा है 72 जिले और 17 मंडल। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिहाबाद के ऐतिहासिक दशहरी आम के बाग जो वैश्विक स्तर पर निर्यात किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर के पास स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा मुरादाबाद, तीसरा प्रयागराज और चौथा मुरादाबाद। तो भाई लखनऊ वाले जल्दी से लाइक कीजिएगा। लखनऊ का मलिहाबाद कस्बा अपने विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम के लिए जाना जाता है। यहाँ के आम अपनी विशेष मिठास और उनके अंदर जो बीज होता है, गुठली जो जिसे कहते हैं, वो बहुत ही पतली होती है। तो ये दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। तो याद रखिए लखनऊ नवाबों की नगरी। भाई लाइक कीजिए जल्दी जल्दी लखनऊ वाले और कमेंट में जरूर लिखिए जिनका भी संबंध लखनऊ से है। वाराणसी जो है ये लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज जो है ये अमरूद के लिए जाना जाता है और मुरादाबाद तो पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में नगर निगमों और नगर पालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय संरचनात्मक प्रणाली की शुरुआत की? पहला है 73वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 74वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 42वां संशोधन अधिनियम और चौथा है 86वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया ये? 1992 में। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन वीर रस से भरपूर लोकगीत आल्हा जो महान योद्धाओं के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है? पहला है बुंदेलखंड, दूसरा अवध, दूसरा रोहिलखंड और चौथा पूर्वांचल। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प बुंदेलखंड। आला लोकगीत मुख्य रूप से बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसमें महोबा के दो वीर भाइयों आला और ऊदल की लड़ाइयों का वीर रस में वर्णन होता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी गांव के संरचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में
भूमि के रिकॉर्ड और राजस्व मानचित्रों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी कौन होता है? पहला है लेखपाल या पटवारी, दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी, तीसरा है ग्राम प्रधान और चौथा है थाना प्रभारी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, लेखपाल या पटवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक पीतल के बर्तन और धातु शिल्प उद्योग, जिसे वैश्विक स्तर पर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, किस जिले में केंद्रित है? पहला है अलीगढ़, दूसरा मिर्जापुर, तीसरा वाराणसी और चौथा मुरादाबाद। तो बात हो रही है पीतल के बर्तनों की, तो वह किस जिले से संबंध है पीतल के बर्तनों का? मुरादाबाद से। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन, घंटियां और हस्तशिल्प दुनिया भर के देशों में निर्यात किए जाते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, मुरादाबाद। और विकल्प लिखे हुए हैं। अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर अपने पीतल के घरेलू बर्तनों और कालीनों के लिए जाना जाता है। और वाराणसी जो है ये रेशम और मीनाकारी के लिए जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोकगीत सोहर मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर पर गाया जाता है? पहला है होली के त्योहार पर, दूसरा है विवाह के समारोह पर, तीसरा है फसल कटाई के समय और चौथा है बच्चे के जन्म उत्सव पर। तो जो लोकगीत है सोहर, ये बच्चे के जन्म उत्सव पर गाया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भौगोलिक रूप से गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा है कानपुर और चौथा है अयोध्या। तो बात हो रही है गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर, तो ये है वाराणसी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रयागराज जो है ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, त्रिवेणी संगम पर। कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने वाले राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के राज्यपाल, तीसरा है राज्य के मुख्यमंत्री और चौथा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका बी विकल्प, भारत के राज्य के राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राज्यपाल ही तय करते हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध हस्त निर्मित हैंडलूम कालीन उद्योग मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित है? पहला है भदोही, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है बुलंदशहर और चौथा है गोरखपुर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका भदोही। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। यहाँ के हाथ से बने हुए कालीन अपनी अनूठी डिजाइन और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें वैश्विक जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये भी याद रखना है। चलिए, फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सुहाग नगरी कहा जाता है। बुलंदशहर जो है सिरेमिक पॉटरी के लिए और गोरखपुर जो है ये टेराकोटा के लिए। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की किस शास्त्रीय सूफी संगीत शैली का विकास मुख्य रूप से अमीर खुसरो द्वारा किया गया? पहला है ध्रुपद, दूसरा कव्वाली, तीसरा ठुमरी और चौथा टप्पा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका कव्वाली। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कव्वाली। अमीर खुसरो, जिन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है, इन्होंने फारसी और भारतीय संगीत के मिश्रण से कव्वाली और शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली को जन्म दिया। उन्होंने सितार और तबले का भी आविष्कार किया। तो ये भी याद रखिए। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण प्रशासन के संदर्भ में ग्राम सभा की प्राथमिक कार्यकारी समिति को क्या कहा जाता है, जो गांव की विकास योजनाओं को लागू करती है? पहला है जिला योजना समिति, दूसरा है न्याय पंचायत, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है क्षेत्र समिति। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एक बड़ी विधायी संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत उसकी एक छोटी कार्यकारी समिति है, जिसमें प्रधान चुने हुए वार्ड सदस्य होते हैं जो विकास कार्यों को जमीन पर लागू करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है। वीडियो को आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित कांच की चूड़ियों और कांच के सामान का उद्योग, जिसे सुहाग नगरी कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से किस शहर में स्थित है? पहला है मुरादाबाद, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा सहारनपुर और चौथा है खुर्जा। तो इसमें आपका भी विकल्प सही है, फिरोजाबाद। भाई फिरोजाबाद वाले जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो फिरोजाबाद को भारत की सुहाग नगरी या कांच का शहर कहा जाता है। यहाँ सदियों से सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली कांच की चूड़ियों और झूमर, ग्लासवेयर बड़े उद्योग पर बनाए जाते हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी हस्तशिल्प के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी की पॉटरी के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा अनूठा लोक नृत्य पुरुष नर्तकों द्वारा जलते हुए दीपकों के साथ अपने सिर पर भारी लकड़ी के बैलगाड़ी के पहियों को संतुलित करके किया जाता है? पहला है राई नृत्य, दूसरा है सैरा नृत्य, तीसरा है ख्याल और चौथा है धुरिया। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प, ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। बुंदेलखंड में पुत्र जन्म के उत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष नर्तक सिर पर रंगीन कागज और बांस के बने ऊंचे पिरामिड या पहियों पर जलते दीपक रखकर नाचते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सिविल अधिकारी ग्राम पंचायत के अंदर सरकार के सदस्य सचिव और प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? पहला है ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सचिव, दूसरा लेखपाल, तीसरा खंड विकास अधिकारी और चौथा है ग्राम प्रधान। दोनों ही इंग्लिश में लिख गए हैं। चलिए कोई भी समस्या नहीं है, सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है ग्राम प्रधान। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका पहला, ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सचिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का सरकारी अधिकारी होता है। यह पंचायत के प्रस्तावों को रिकॉर्ड करता है, बैठकें बुलाता है, प्रधान के साथ मिलकर बैंक खातों का संचालन भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक ऐतिहासिक ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? पहला है पीलीभीत, दूसरा सोनभद्र, तीसरा ललितपुर और चौथा बलिया। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले में बलिया में गंगा और सरयू के पावन संगम पर कार्तिक पूर्णिमा से प्रसिद्ध ददरी मेला लगता है। तो इसमें आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है, बलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की किस उपशास्त्रीय गायन शैली को ऐतिहासिक रूप से महान गायिका गिरजा देवी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? पहला है ध्रुपद, दूसरा है कजरी, तीसरा है ठुमरी और चौथा है टप्पा। तो पद्म विभूषण से सम्मानित गिरजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है, बनारस घराने की मुख्य शास्त्रीय गायिका थीं, जिन्होंने ठुमरी को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, ठुमरी। और विकल्प है, इनके बारे में जान लीजिए। ध्रुपद जो है गंभीर प्रकृति का प्राचीन गायन है, जो मंदिरों और राज दरबारों में गाया जाता था। टप्पा जो है ये तान प्रधान चंचल गायन शैली है, जो पंजाब से प्रभावित है। और कजरी सावन का लोकगीत है, जो पूरी तरह से शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जनसंख्या सीमा क्या है जिसके ऊपर किसी शहरी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में संवैधानिक रूप से नगर निगम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पहला है 5 लाख से अधिक, दूसरा 10 लाख से अधिक, तीसरा 1 लाख से अधिक और चौथा 2 लाख से अधिक। तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार आमतौर पर 5 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले बड़े औद्योगिक व महानगरीय शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पहला विकल्प। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है? पहला है अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा काशी और चौथा चित्रकूट। तो आप सभी लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण का संबंध है मथुरा से। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी विकल्प, मथुरा। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक व धार्मिक शहर है, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। यह ब्रज संस्कृति का केंद्र है।
अयोध्या जो है ये भगवान राम की जन्मस्थली है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना में जिला परिषद किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है? पहला है जिला स्तर पर, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ग्राम और चौथा राज्य। तो इसमें है आपका जिला परिषद जो है जिला स्तर पर, जिला परिषद जो है जिला स्तर पर कार्य करती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सबसे शीर्ष और तीसरी कड़ी है जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों का समन्वय करती है। इसका अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है। तो पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक ब्लैक पॉटरी शिल्प जो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विरासत में एक प्रमुख स्थान रखता है, विशेष रूप से किस शहर से संबंधित है? पहला है खुर्जा, दूसरा निजामाबाद, तीसरा चिन्हट और चौथा मिर्जापुर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, निजामाबाद। आजमगढ़ जिले का निजामाबाद कस्बा अपनी अनूठी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बर्तनों को पकाने के बाद उन पर जस्ते और पारे के मिश्रण से चमकदार चांदी जैसी नक्काशी की जाती है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, निजामाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राई एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा किस सांस्कृतिक क्षेत्र में किया जाता है? पहला है अवध, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा रोहिलखंड। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प, बुंदेलखंड। राई नृत्य बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बेदनी समुदाय की महिलाओं द्वारा ढोलक और मंजीरे की तीव्र थाप पर किया जाता है। इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि नर्तकी मोर की तरह गोल चक्कर काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में शहरी नियोजन और बाईपास सड़कों जैसी मेगा ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? पहला है विकास प्राधिकरण, दूसरा है नगर पंचायत, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है जिला बोर्ड। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प, विकास प्राधिकरण। बड़े शहरों और जिलों में सुनियोजित शहरी मास्टर प्लान बनाने, बड़ी सड़कें यानी बाईपास, पार्क, बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम विशेष विकास प्राधिकरण का होता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, विकास प्राधिकरण। तो अब आप लोग एक बात बताइएगा, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये पूरे 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस वीडियो में 50 ही रहने देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी रहेगी। ये आप लोगों के लिए ही मैं कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो ये 50 क्वेश्चन भी अभी करवा सकती हूँ, लेकिन इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन रहने देती हूँ और ये पार्ट 1 हो जाएगा, वो पार्ट 2 हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द ही आपको पार्ट 2 भी लेकर मैं आऊँगी आप लोगों के लिए, और ये जो 51 से 100 तक के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।